तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। अपने राजस्थान की ज्योग्राफी का बड़ा प्यारा सा टॉपिक चल रहा था। हालांकि एक दो दिन क्लास नहीं हुई थी। कभी बारिश आ गई, कभी आंधी तूफान आ गए। लाइट इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हुई कि इन्वर्टर भी बंद हो गया था। तो 5-6 घंटे तक लाइट थी नहीं, इसलिए कल अपनी क्लास होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। तो अब अपने यानी को वापस दोबारा से रूटीन को शुरू करते हैं। कभी कभी एक दो दिन डिस्टर्ब हो ही जाते हैं लाइट वाइट की वजह से। बारिश वारिश उम्मीद करूं कि तारा भी हुई होगी। बिना मौसम की बरसात होने लग रही है। हमने जैसे ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा था जलवायु, उसने हमने पढ़ा था कि लगभग 17 जून के आसपास हमारे राजस्थान में मानसून आता है। लेकिन अब की बार तो पहले ही आ रहा है भाई, बिना बताए मानसून आ रहा है। तो ये बड़ा बड़ा प्यारा सा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है राजस्थान का अपवाह तंत्र। ठीक है, इसके अंदर हमने अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा था। अरब सागर का अपवाह तंत्र हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने लूनी नदी को पढ़ लिया, पश्चिमी बना, साबरमती और माही नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जिसके अंदर आज अपना चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। चंबल नदी को थोड़ा सा तुम्हारे लिए बड़ा कर रखा है, लेकिन इतनी बड़ी है नहीं भी, बहुत ही प्यारी सी नदी है। एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही प्यारी सी नदी है चंबल नदी। उपनाम बताओ सर, इस चंबल नदी के क्या उपनाम हो सकते हैं? इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, जिस प्रकार से कामधेनु गाय है भाई। चंबल नदी भी क्या है? राजस्थान की कामधेनु है, नित्यवाही है, 12 महीने बहती रहती है। 12 मासी नदी भी इसको कहते हैं, चर्मणवती भी इसको कहते हैं। ये थोड़े से इसके उपनाम हैं। एक मैंने चंबल नदी के बारे में इतनी प्यारी सी तुम्हारे सामने किताब में फोटो भी दे रखी है। हाँ, बताओ। भूगोल आदि तो होई कि आदि और हो जाएगी, कंप्लीट है। हाँ, झरना पाव की पहाड़ियों से निकलते ही बिल्कुल शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे सामने किताब के अंदर फोटो भी है, जिसमें हम चंबल नदी के बारे में बात करेंगे। चंबल नदी का उद्गम हम देखते हैं कि जाना पाव की पहाड़ियां हैं महू मध्य प्रदेश में, यहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये तुम्हारे सामने फोटो भी होगी ताकि तुम्हें आराम से कोई भी अलग सी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। जाना पाव की पहाड़ियां है, महू जिला है मध्य प्रदेश में, यहां से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है चंबल नदी। ये जाना पाव की पहाड़ियां थोड़ी सी फेमस भी हैं क्योंकि यहीं पर भगवान परशुराम महादेव का जन्म हुआ था। ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। इस प्रकार से बहती हुई आती है और राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है सर? राजस्थान में प्रवेश करती है, एक जगह है चित्तौड़गढ़ में जिसका नाम है 84गढ़। चित्तौड़गढ़ में है, तो राजस्थान में चंबल नदी कहां से प्रवेश करेगी? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करेगी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से जस्ट ऊपर कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ से ऊपर है कोटा, और कोटा से ऊपर है बूंदी। यानी कि चित्तौड़गढ़ से ऊपर जाएगी कोटा में, कोटा से ऊपर जाएगी बूंदी में, बूंदी से ऊपर जाएगी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर से ऊपर है करौली, करौली से ऊपर है धौलपुर, और आगे ये सीधा का सीधा कहां पर चली जाएगी? उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। जहां पर एक जगह मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश, वहां पर जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अभी मैंने केवल प्रारंभिक बातें बताई हैं। चंबल नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ियां हैं। सर, जाना पाव की पहाड़ियां कहां पर है? महू मध्य प्रदेश में है। यहां से चंबल नदी निकलती है, राजस्थान में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी, और उस जगह का नाम है 84गढ़ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से जस्ट ऊपर एक जिला है जिसका नाम है कोटा। कोटा से जस्ट ऊपर जिला है जिसका नाम है बूंदी। बूंदी से ऊपर है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से ऊपर है करौली। करौली से ऊपर है धौलपुर। यहां से बहती हुई सीधी की सीधी किस में जाकर मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। और फिर ये यमुना नदी के साथ में मिलकर किधर चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। कहां पर मिलेगी? श्री मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी में मिलती है। अगर मैं बात करूं इसकी कुल लंबाई की, चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। कितनी है सर? 1051 किलोमीटर।
लेकिन सर राजस्थान में इतनी बहती है कि नहीं, राजस्थान में केवल ये 322 किलोमीटर बहती है। और राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी है, ये मतलब नित्यवाही है, दिल्ली बहती है। दिल्ली बहने का मतलब है कि ये 12 महीने बहती है। और बहाव की दृष्टि से राजस्थान की ये सबसे बड़ी नदी है। और राजस्थान को अगर सर्वाधिक जल की आपूर्ति होती है ना, तो इसी नदी से होती है, चंबल नदी से। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, कोटा की तरह दक्षिण साइड में तो है, मतलब दक्षिण से किधर जा रही है, सीधा सर ऊपर की ओर जा रही है, मतलब उत्तर दिशा की ओर जा रही है। ये बस चंबल नदी के बारे में बात थी। इतनी है चंबल नदी, थोड़ा सा मैप है, तुम आराम से समझ जाओगे। ये जो मैंने सहायक नदियां लिख रखी हैं, ये मैं आगे सहायक नदियां भी बता दूंगा। अभी अपन थोड़ी सी प्रारंभिक बातें कर लेते हैं। तो अपने को सीधा सीधा ध्यान रखनी पड़ेगी सर कहां से उद्गम होता है, कौन कौन से जिलों में बहती है, और क्या इसके उपनाम है। तो हम यानी का 2 नंबर पॉइंट शुरू करें, जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। समझ गए, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का मतलब है कि वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं, तो ये यमुना नदी में जाकर मिल जाएगी और बाद में ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेकर चली जाएगी। अब हम शुरू कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में। सबसे पहले चंबल नदी, ये मैंने आपको उपनाम बता दिए हैं। इसका एक नाम है चर्मणवती, इसी को कहते हैं कामधेनु नदी, यानी कि 12 मासी नदी है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। सबसे ज्यादा पानी अपने को चंबल नदी से मिलता है, तो एक प्रकार से हमारे लिए तो कामधेनु है ये। और इसको कहते हैं नित्यवाही, मतलब प्रतिदिन बहती है। प्रतिदिन बहने का मतलब है कि भाई साहब ये तो 12 महीने बहती है क्या, इसलिए से 12 मासी नदी भी कहा जाता है। उद्गम कहां से होता है ये मैंने बता दिया, जनापाव की पहाड़ियां, महू जिला है मध्य प्रदेश में, यहां से इसका उद्गम होता है। अगर आप ओरिजिनल में जनापाव की पहाड़ियां देखना चाहो ना, तो ये आपके सामने फोटो है। ये जो फोटो है, ये फोटो है जनापाव की पहाड़ियां, महू मध्य प्रदेश की। यहीं पर भगवान परशुराम महादेव का जन्म हुआ था। तो यहां से अपने चंबल नदी निकलती है। अभी राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी, राजस्थान में प्रवेश करेगी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। यहां से चंबल नदी निकली, ठीक है सर, बहती हुई आई, मतलब ये दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रही है। इस प्रकार से अपना राजस्थान है। हाँ सर बिल्कुल, ये अपना राजस्थान है। और राजस्थान में ये फिर कहां से प्रवेश करेगी, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करेगी। और ये प्रवेश करने के बाद में कोटा, बूंदी, रसवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई सीधी की सीधी आगे निकल जाएगी। भाई आगे एक नदी आ रही है जिसका नाम है यमुना नदी, और ये मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। ओके, बांध में तुम्हें अलग से बताऊंगा, गंगानगर आड़ू जाट ये कमेंट करो, बांधों के लिए मैं अलग से बताऊंगा। बांध अपना अलग टॉपिक है, क्योंकि सारे कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो मैं अगला टॉपिक आराम से बांध करवा दूंगा, उसमें सब मैं चीज आराम से लिखा दूंगा। ठीक है सर। तो राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी, राजस्थान में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम है 84गढ़ चित्तौड़गढ़, यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है भाई, चलो आगे। कहां कहां बहती है मैंने बता दिया, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से जस्ट ऊपर जिला है कोटा, कोटा से ऊपर है बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के आगे करौली, धौलपुर। यहां बहती हुई सीधा का सीधा जाती है मुरादगंज, मुरादगंज का पर इटावा उत्तर प्रदेश, वहां पर ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई की मैंने अभी बताया कि इसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में ये केवल 322 किलोमीटर बहती है, ये भी आपने बता दिया सर। और राजस्थान की एक मात्र 12 मासी नदी है। ये चंबल नदी की ओरिजिनल फोटो है, भी किताब में आपके सामने इस प्रकार से फोटो दे भी रखी होगी। ये आपकी क्या है, चंबल नदी है। एकमात्र 12 मासी नदी, मतलब 12 महीने बहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अपन कहते हैं ना गर्मियों में तो पानी यानी कि सूख जाता है, तो 12 मासी नदी है। हाँ बताओ। कुल लंबाई 1051 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 322 किलोमीटर है। राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी है, और बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है भाई साहब, सबसे ज्यादा जल की आपूर्ति कराती है ये। तो बहाव की दृष्टि से राजस्थान की क्या है, ये सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान को अगर सबसे ज्यादा जल मिलता है ना किसी नदी से, तो वो मिलता है चंबल नदी से। राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति चंबल नदी से होती है। अगली लाइन मैंने बता दी कि यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अभी चंबल नदी की प्रारंभिक बातें इतनी हैं। अब चंबल नदी की ओर क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रारंभिक बातें भी, कौन कौन से जिलों में बहती है, कहां से प्रवेश करती है राजस्थान में, उद्गम कहां से होता है, कितनी लंबाई है,
राजस्थान में कितनी है, कहां पर जाकर मिल जाती है, ये हर नदी की अपन प्रारंभिक बातें पढ़ते आ रहे हैं। अब यानी कि थोड़ा सा मैं इस चंबल नदी की विशेषताएं और बताता हूं, इस नदी के बारे में कुछ विशेषता हो तो। इस चंबल नदी के ऊपर देश का चौथा और राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है कोटा में, वो भी चंबल नदी के ऊपर। सबसे पहले आपके सामने यही प्रश्न आएगा, सर हैंगिंग ब्रिज का मतलब क्या हुआ, हमें तो ये बता दो। हालांकि आपने खूब सारे इंस्टाग्राम के ऊपर इस प्रकार से ये कोटा के अंदर जो हैंगिंग ब्रिज बना हुआ ना, इसकी फोटो भी देखी होगी, रील के ऊपर भी चलता रहता है। लोग जब यहां से गुजरते हैं तो अपनी फोटो जरूर खिंचाते हैं, रील जरूर बनाते हैं। हैंगिंग ब्रिज का मतलब होता है कि केवल 2 पिलर के ऊपर पूरे के पूरे पुल को तारों से बांध दिया जाए और उसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं हो। ये आप फोटो देख लो, नीचे से चंबल नदी बह रही है और केवल 2 पिलर, एक पिलर तो ये हो गया सर, एक पिलर ये हो गया, और इस पूरे के पूरे पुल को तारों से बांधा गया है। सर ये देखो तार, जब आप कभी कोटा जाओ ना तो इस हैंगिंग ब्रिज को जरूर देख कर आना, बहुत शानदार ब्रिज है ये। देश में ये चौथा ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से देख भी लो फोटो में, तारों से यानी कि पूरे के पूरे ब्रिज को लटका दिया गया भाई। इस प्रकार के ब्रिज को क्या कहते हैं, हैंगिंग ब्रिज कहते हैं। और यह ब्रिज चंबल नदी के ऊपर बनाया गया, 2 पिलर, एक पिलर आपके सामने ये है, एक पिलर ये है, तारों के ऊपर देखो कितने बड़े पुल को लटका दिया और नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है कि हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में कहां पर है, चंबल नदी के ऊपर कोटा के अंदर बना हुआ है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कोटा जाओ तो आपको ये ब्रिज जरूर देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी खूब सारे ये चलते रहते हैं, आप इंस्टाग्राम पर आपने खूब सारे रील्स भी देखी होगी, जब भी कोई आदमी यहाँ से गुजरता है तो फोटो जरूर खिंचवाता है और सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करता है। तो ये हैंगिंग ब्रिज है भाई। तो वास्तव में देखने लायक है यार कि एक पुल को किस प्रकार से तारों से बांध कर लटका दिया गया। ओके सर, तो हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी के ऊपर कोटा में बना हुआ है। अगला है चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हम जब पढ़ते थे ना, हमें यह भी पता नहीं था कि सर जलप्रपात होता क्या है। हकीकत में यह भी नहीं पता होता कि जलप्रपात होता क्या है। आप पूछ लो चूरू, सीकर, झुंझुनू है, गंगानगर, मानगढ़, उनको नहीं पता जलप्रपात होता क्या है। कभी देखा ही नहीं बेचारों ने, कहां से जलप्रपात देखेंगे भाई। न तो पहाड़ियां हैं, न नदियां हैं, न ये इस प्रकार से पानी बहता है। जलप्रपात क्या होता है कि देखो इस प्रकार से चंबल नदी बह रही है। अब चंबल नदी मान लो कोई पहाड़ों से गुजर रही है और पहाड़ों के बाद में जब चंबल नदी का पानी नीचे गिरता है ना, तो एक झरने का निर्माण हो जाता है, इसे कहते हैं जलप्रपात। जब चंबल नदी का पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है तब अपने को लगता है कि कितना शानदार झरना है, इसी को जलप्रपात कहा गया है। बेसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर आगे एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जिसकी आप फोटो भी देख सकते हो, किताब में भी फोटो है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मतलब 18 मीटर ऊंचा है ना, पानी गिर रहा है। अगर आप कभी देखने के लिए जाओगे, हाँ अरे 1-2 दिन डिस्टर्ब हो गया, रेगुलर रखूंगा, ठीक है। वो मैंने बता दिया, शुरुआत में मैंने बता दिया था क्लास का, बाकी मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था कल। हम मानने पूरी कोशिश की, लेकिन लाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब रही थी। हाँ, अरे नहरों से नहीं बनता, जो पहाड़ों से इस प्रकार से जो पानी गिरता है ना, वाटरफॉल, कभी आप देखने के लिए जाना। चूलिया जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात है, बहुत शानदार है। लोग पिकनिक मनाने जाते हैं यहाँ पर। जब पहाड़ों से अगर पानी गिरेगा ना तो उसका नजारा ही अलग होगा यार। आप सोच के देखो कि 18 मीटर ऊंचा पानी गिर रहा है किसी पहाड़ से, तो कितना शानदार नजारा होगा। तो इसी प्रकार से चूलिया जलप्रपात है, बेसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर आगे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है और 18 मीटर ऊंचा पानी गिर रहा है। आप आराम से जाके देखना और आप देखोगे यार कि पहाड़ी से 18 मीटर नीचे पानी गिरा तो बहुत शानदार देखने लायक होता है, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। तो बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर। कितना ऊंचा? 18 मीटर है। जलप्रपात का मतलब एक प्रकार से झरना। झरना तो नॉर्मल भी हो सकता है, हाँ सर ठीक है, थोड़ा सा पानी गिर रहा है, ये भी एक प्रकार का झरना है। नहीं, अगर पहाड़ों से ये पानी गिरे ना, ये वास्तव में देखने लायक होता है। तो कभी अगर मुझे भी मौका नहीं मिला था, तुम सोचोगे सर हम तो अभी बेरोजगार हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कौन सा पहले झरनेर नदियां देख ली थी। ये जो मैंने झरनेर नदियां सब देखे ना, ये नौकरी लगने के बाद ही देखे हैं। तुम तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत तुम्हें ज्ञान होगा, हमने न तो कोई नदी देखी थी नौकरी लगने से पहले, न कोई झील देखी थी, न जलप्रपात देखा था,
न कोई बावड़ियां देखी थी, हमने तो ले दे के बस कुंड देखे थे, सूखी बावड़े बस ये देखे थे, सूखे कुएं। ठीक है, तो हम तो उस धरती से आते हैं। ये खूब मौका मिलेगा घूमने का, टेंशन मत लेना। मास्टर लग जाओगे तो 2-2 महीने की छुट्टी मिलेगी, उसमें घूम लेना। पुलिस में लग जाओगे तो वैसे भी घूमते रहोगे, कभी यहाँ ड्यूटी कभी वहां ड्यूटी, तो सबसे पहले यही पूछोगे कि सर यहाँ पर घूमने के लायक कौन सी जगह है, तो आराम से मौका मिल जाएगा, बस अभी तैयारी करते रहो। ठीक है सर। अगला जो पॉइंट है वो चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है। अब तुम्हारे सामने दो फोटो भी दिख रही होंगी, एक तो आपके सामने फोटो दिख रही है घड़ियाल की, और एक आपके सामने फोटो दिख रही है मगरमच्छ की। घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते। घड़ियाल का मुंह थोड़ा सा लंबा होता है और मगरमच्छ का मुंह थोड़ा सा चौड़ा होता है। आप फोटो देख लो, जैसे घड़ियाल आपके सामने दिख रहा है ना, घड़ियाल का मुंह है देखो इस प्रकार से लंबा लंबा मुंह है। ठीक है, लंबा मुंह को है ना। और अगर आप मगरमच्छ देखोगे ना, तो मगरमच्छ का मुंह यहां से थोड़ा सा फूला हुआ है। जैसे मान लो कि जब पत्नी नाराज हो जाती है ना, तो इस प्रकार से मुंह फुलाकर बैठ जाती है, तो सेम मगरमच्छ जैसी दिखती है। तो मगरमच्छ का मुंह एकदम नाराज पत्नी जैसा दिखाई देगा, आपको फूला हुआ मुंह दिखाई देगा। और घड़ियाल का मुंह एकदम आपको पूरा लंबा दिखाई देगा। तो घड़ियाल अलग होता है, मगरमच्छ अलग होता है। कभी चंबल नदी घूमने जाओ तो वहां पर आपको घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि चंबल नदी घड़ियालों की क्या है, शरण स्थली है। भी घड़ियाल कहां पर रहेंगे, मगरमच्छ कहां पर रहेंगे, सर पानी के अंदर रहेंगे। और ले देकर अपने सबसे ज्यादा बहाव वाली जो नदी है वो चंबल ही है। तो घड़ियाल है, मगरमच्छ है, सारे के सारे चंबल नदी में मिलेंगे। तुम कह दो सर तुम्हारे चूरू में नहीं मिलते, चूरू में क्या करेंगे बेचारे घड़ियाल, जब उनके पास में पानी नहीं होगा तो चूरू में घड़ियाल क्या करेंगे। घड़ियाल है, मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, सारे के सारे जलीय जीव हैं जो पानी में रहते हैं। और ये वहीं पर मिलेंगे जहां पर पानी अच्छा होगा। और चंबल से बढ़िया पानी कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा बहावड़ी नदी तो चंबल ही है। इसलिए हमने कहा कि चंबल नदी क्या है, घड़ियालों की शरण स्थली है। ये आपके सामने घड़ियाल है, और ये घड़ियाल तो केवल चंबल नदी में मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। चंबल में आपको और क्या मिलेगा सर, जैसे मगरमच्छ देखने को मिल जाएगा भाई, अगर चंबल देखने जाओगे तो आपको मगरमच्छ भी देखने को मिल जाएगा। गांगेसु मतलब डॉल्फिन है, ये मछली भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार के जो जलीय जीव है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने नीचे थोड़ा सा नोट लगाकर लिखा है कि भारत सरकार ने 2009 में गंगा की डॉल्फिनों को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने 2009 में जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है ना, उनको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। याद रहे तो अच्छी बात है, बाकी कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने नोट लगाकर लिख रखा है। ओके, तो ये भी चंबल नदी की विशेषता है कि हमारे चंबल नदी में घड़ियाल भी पाए जाते हैं, हमारे चंबल नदी में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, और हमारे चंबल नदी में डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है। ओके सर, चलो आगे। आगे जो पॉइंट है उसका नाम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था, एक अभियान चलाया था जिसका नाम था नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इसमें यह कहा गया था कि मैं नदियों की सफाई का काम करूंगा, और जर्मनी की सहायता से नदियों के कचरे को साफ किया गया, जिसमें इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया था। मतलब ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया अभियान था 2014 में, जिसमें यह कहा गया कि ये जो नदियों के अंदर कचरा है ना, इस कचरे को हम क्या करेंगे, साफ करेंगे, नदियों के पानी को स्वच्छ करेंगे। क्या, तो इसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक परियोजना थी। गंगा नदी है, इसमें खूब सारी नदियों को शामिल किया गया। तो जब इसका तीसरा चरण चल रहा था ना, तो केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल कर लिया था। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार की योजना है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिसमें नदियों को साफ करना था, नदियों का जो कचरा था उसको क्या करना था, साफ करना था। और इसके तीसरे चरण में हमारे चंबल नदी को शामिल किया गया था। ठीक है सर, होगी, बस यही है प्रारंभिक बातें। अब मैं आ जाता हूं सहायक नदियों के ऊपर, बस फिर चंबल नदी कंप्लीट है। ये थोड़ी सी क्या है, चंबल नदी की प्रारंभिक बातें हैं। अब भाई साहब ये थोड़ा सा डायग्राम देखना चाहो तो देख लो, बाकी मैं किताब वाला समझा देता हूँ। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये जो आपके सामने किताब में फोटो दे रखी है ना, ये सारी की सारी क्या है, हमारी चंबल की सहायक नदियां, क्योंकि किताब में सेम टू सेम फोटो दे रखी है। तो चलो हम इससे समझ लेते हैं भाई। और वैसे तो याद करनी पड़ेगी कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है, कहां पर जाकर मिल जाती है। सबसे पहले चंबल की बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं जिसका नाम है काली सिंध। ये आपके सामने किताब में फोटो भी दिख रही होगी, आपके नोट्स में काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी का उद्गम होता है बागली गांव, मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश से नदी निकलती है, राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है और सीधा का सीधा कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। झालावाड़ में बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है, झालावाड़ के बाद में ये कोटा में जाती है, थोड़ा सा 12 को टच करती है, वापस कोटा में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? सर काली सिंध की सहायक नदी है चंद्रभागा, आहू और परवण। हम कला संस्कृति में पढ़ते हैं आहू और काली सिंध नदियों के संगम के ऊपर एक दुर्ग भी है जिसका नाम है गागरून दुर्ग। इधर से आहू नदी आती है, इधर से काली सिंध नदी है और इन दोनों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ जिसका नाम है गागरून दुर्ग झालावाड़। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदी होगी। बस पहली सहायक नदी कंप्लीट है। काली सिंध के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सर काली सिंध नदी का उद्गम होता है बागली गांव मध्य प्रदेश से। रख लोगे ध्यान में, हाँ सर बागली गांव मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है बिंदा गांव झालावाड़ से, झालावाड़ में बहेगी, झालावाड़ के बाद में कोटा में प्रवेश करेगी, फिर थोड़ा सा 12 को टच करेगी, वापस कोटा में बहती हुई ये चंबल नदी में मिल जाएगी। इसकी सहायक नदी है परवण है, आहू है, चंद्रभागा है। परवण नदी की बात कर लेते हैं। परवण नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में झालावाड़ और बारां में बहती है और सीधा का सीधा ये काली सिंध में मिल जाती है। मतलब आती तो ये मध्य प्रदेश से ही है, फिर झालावाड़ में प्रवेश करेगी, बारां में बहेगी और वापस ये सीधा का सीधा काली सिंध में जाकर मिल जाएगी। ठीक है सर, यहीं पर परवण नदी के संगम पर एक दुर्ग भी है जिसका नाम है मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ में, यानी कि यहीं पर एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ में, कालीखाड़ नदी के संगम पर है, आगे मैं लिखा भी दूंगा। ठीक है सर, काली सिंध नदी होगा, परवण नदी होगा, फिर एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है आहू नदी। आहू नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये झालावाड़ कोटा में बहती है और गागरोन झालावाड़ में जाकर काली सिंध में मिल जाती है। मैंने बताया भी है आहू और काली सिंध के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ, जब हम कला संस्कृति में पढ़ते भी हैं। ठीक है सर, ये छोटी सी चंद्रभागा नदी है। फिर अपन बात करेंगे पार्वती नदी की। पार्वती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? राजस्थान में करियाहाट 12 के अंदर प्रवेश करती है, 12 कोटा में बहेगी और ये सीधा का सीधा चंबल में जाकर मिल जाएगी। फिर अगली नदी है कुन्नू नदी। ये केवल अपने को ध्यान रखना है उद्गम कहां से होता है, कौन से जिले में बहती है, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। बस सहायक नदियों का मतलब है कि चित्र देख लिया कहां सर ये इसकी सहायक नदियां। अगर ज्यादातर एग्जाम में पूछेगा ना तो सीधा सा पूछता है कि निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी है, कौन सी नहीं है, नाम दे देगा। बस डायग्राम से ध्यान रखना, हाँ यार सर ने इस प्रकार से बताया था कि काली सिंध, इधर से परवण, आहू, चंद्रभागा, ये पार्वती, कुन्नू, सीप, इधर से बामणी है, कुराल है, मेज, बनास के अपन अलग से बात करेंगे। चंबल, बनास, सीप नदियों के बारे में हम अलग से बात करेंगे, इस क्लास में बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे इधर से बामणी नदी आ रही है, बामणी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ियां बेंगू चित्तौड़गढ़ से। ये मैंने जैसे पहाड़ी भी लगा रखी है, तो हरिपुरा की पहाड़ियां बेंगू चित्तौड़गढ़ से निकलती है। हाँ, राजस्थान पुलिस बैच में हिंदी की क्लास लगाओ, कैसे लगा सकते हैं कृषि बता, जब राजस्थान पुलिस के बैच में हिंदी है ही नहीं तो अपन कैसे क्लास लगा सकते हैं। और वैसे ट्रिक मत निकालना, थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना। ओके ठीक है सर, ये बामणी नदी है जिसे बामणी नदी भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वामणी नदी भी कहते हैं। वापणी नाम आ जाता है, वामणी नाम आ जाता है। हरिपुरा की पहाड़ियां हैं बेंगू चित्तौड़गढ़, यहाँ से निकलती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बामणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हरिपुरा की पहाड़ियां बेंगू चित्तौड़गढ़ से होता है। बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में सीधा का सीधा जाकर चंबल में मिल जाती है। फिर आगे नदी है कुराल नदी। कुराल नदी भी उपरमाल का पठार है भीलवाड़ा में, वहां से निकलती है, भीलवाड़ा बूंदी में बहती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। अगली नदी है मेज नदी। मेज नदी का उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से और इसकी सहायक नदी एक मांगली नदी है जो आगे मैं बता दूंगा, उसके ऊपर भीमलता जलप्रपात बना हुआ है। बस ये नदियां हैं, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इनका उद्गम कहां से होता है, बाकी सारा का सारा डायग्राम यही है। ओके, चंबल नदी की विशेषता हो गई और फिर भैया इसकी सहायक नदियां देखनी है। ये मत ध्यान रखना कि कौन सी मतलब किधर से आकर मिल रही है, ये नहीं पूछेगा, केवल इनका उद्गम जरूर पूछ सकता है। ये सारा का सारा देख लो, इधर से काली सिंध आ रही है, परवण आ रही है, आहू आ रही है, चंद्रभागा आ रही है, पार्वती होगी, सीप होगी, चंबल, बनास, सीप नदियों का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वर सवाई माधोपुर में, जो अपन अगली क्लास में बात करेंगे। इधर से मेज आ गई, कुराल आ गई, सीप आ गई। ओके ठीक है सर, बस ये लिख रखा चंबल की सहायक नदियां। सबसे पहले हम जिसकी बात करें उसका नाम है काली सिंध नदी। ये आपके सामने काली सिंध नदी है जिसका उद्गम अभी मैंने बताया था बागली गांव, देवास मध्य प्रदेश, देवास जिला है। अब देखो, अगर आप किताब में देखोगे ना तो हो सकता है कि मैंने केवल यही लिखा होगा बागली गांव मध्य प्रदेश। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, कि बागली गांव मध्य प्रदेश, देवास वो बीच में मैंने ऐड नहीं कर रखा, तो आप यानी का एक पॉइंट और ऐड करना देवास, ये अभी पॉइंट लिख लेना।
बागली गांव देवास मध्य प्रदेश से इस काली सिंध नदी का उद्गम होता है। कर लोगे ना पॉइंट को ऐड? ठीक है सर। राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करेगी और नवनेरा कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाएगी। झालावाड़ कोटा 12 फिर दोबारा से कोटा में आकर चंबल नदी में मिलती है। काली सिंध की सहायक नदियां आऊ है, परवण है, चंद्रभागा, निमाज, उजाड़ भी क्या है, दो छोटी छोटी नदियां हैं जो आपको ध्यान रखना है। और ये सारी की सारी नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काली सिंध की कौन सी सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी नहीं है। जैसे आप देखोगे आऊ है, परवण है, चंद्रभागा है और दो छोटी छोटी नदियां और निमाज और उजाड़, जिनका केवल आपको नाम ध्यान रखना है। कर लोगे? हो गया सर, बहुत इजी है, ये लो याद ही कर लिया। क्या बताओ, फटाफट बताओ फिर काली सिंध नदी के बारे में बताओ। हाँ, अपने ब्रह्मास्त्र बुक में मेजर सितार सिंह के बारे में नहीं, कैसे नहीं है? आप जाना राजस्थान इतिहास ब्रह्मास्त्र के अंदर, और उसके अंदर शायद यानी का आपको पेज नंबर मिलेगा 55 या 56, जिसमें अपने प्रमुख क्रांतिकारी चल रहे हैं, व्यक्तित्व है जो मैंने लिखा है ना। तो इस साइड अगर आप पेज देखोगे ना तो ऊपर तीसरा या चौथा नाम आपको मिलेगा, मेजर शैतान सिंह। ठीक है, या मैं दिखाऊं आपको? अरे मेरे को हर चीज ध्यान है भाई, क्या नहीं लिखा है क्या लिखा है। ओके, कर लोगे ना? ठीक है सर। काली सिंध नदी के बारे में बताया कुछ नहीं है, बागली गांव देवास मध्य प्रदेश ऐड करना है, किताब में देवास नहीं लिख रखा तो एक छोटा सा पॉइंट करके ऐसे लिख लेना कि देवास है, देवास जिला है मध्य प्रदेश, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। क्यों लिखा? क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी नदी है भाई। राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है, नवनेरा कोटा में चंबल नदी से जाकर मिल जाती है। कहाँ कहाँ बहेगी सर? ये बहेगी अपने राजस्थान में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारा में जाती है, बारा के बाद में वापस से कोटा में आ जाती है और ये चंबल नदी से जाकर मिल जाती है। यही है, झालावाड़ में प्रवेश करेगी, झालावाड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारा में जाएगी और दोबारा से कोटा में आ जाएगी और फिर चंबल नदी में मिल जाएगी। इसकी सहायक नदी आपको ध्यान रखनी, आऊ, परवण, चंद्रभागा, निमाज और उजाड़ भी इसकी दो सहायक नदियां हैं। ठीक है, हाँ चलो आगे। ठीक है भाई, परवण नदी, परवण नदी का उद्गम कहां से होता है सर? वही अपने मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। राजस्थान में झालावाड़ बारा में बहती है और बारा के अंदर जाकर ये सीधे की सीधी काली सिंध में मिल जाती है आपकी परवण नदी रे भी। और इसी नदी के संगम पर एक दुर्ग है जिसका नाम है मनोर थाना दुर्ग, जिसकी आप फोटो भी देख सकते हो, जो कहां पर है? झालावाड़ में है। ये वैसे कला संस्कृति में आ जाएगा। तो परवण नदी, ये परवण नदी जिसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, राजस्थान में झालावाड़ बारा में बहती हुई ये पलायता एक जगह बारा में, वहां पर काली सिंध में मिलती है। ये परवण नदी है जिसका वही उद्गम मध्य प्रदेश में होगा, झालावाड़ और बारा में बहेगी और उसके बाद में ये कहां पर जाकर मिल जाएगी? काली सिंध में जाकर मिल जाएगी। ये लिख रहे हैं, झालावाड़ में बहेगी, उसके बाद में बारा में बहेगी, बारा में एक जगह पलायता, ये जो जगह है ना पलायता, ये देखो लिख भी रखा है, सॉरी ये यहाँ पर लिख भी रखा है फोटो में, पलायता, पलायता गांव है बारा में, यहां पर जाकर ये काली सिंध में मिल जाएगी। तो परवण की सहायक नदी, एक छोटी सी परवण की एक सहायक नदी है जिसका नाम है काली खाड़ है, और इसी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ जिसका नाम है मनोर थाना दुर्ग, जो झालावाड़ में है, इसी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है सर, ये भी बता दिया कि परवण की सहायक नदी है कालीखाड़, छोटी सी एक नदी है जिसका नाम है कालीखाड़, इसके संगम पर मनोर थाना दुर्ग बना हुआ झालावाड़ में, जो हम कला संस्कृति के अंदर भी पढ़ेंगे। आऊ नदी, ये आपकी छोटी सी आऊ नदी रही जिसका उद्गम कहां से होगा? वही अपने मध्य प्रदेश से होगा, झालावाड़ कोटा में बहेगी, गागरोन में जाकर ये सीधी सीधी काली सिंध में मिल जाएगी और यहीं पर एक गागरोन दुर्ग भी बना हुआ है आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर। ठीक है, ठीक है सर। अगली नदी है पार्वती नदी, ये आपकी फोटो रही पार्वती नदी की, ये सारी की सारी किताब में दे रखी है पार्वती नदी। पार्वती नदी वही विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सीहोर मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है और राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी? करियाहाट बारा से प्रवेश करेगी, बारा कोटा में बहेगी और फिर ये सवाईमाधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाएगी। ये आपकी पार्वती नदी रही भी। उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, यहां से इस नदी का उद्गम होता है, राजस्थान में प्रवेश करके करियाहाट बारा से। थोड़ा सा ध्यान रखना, जिनको हाईलाइट कर रखा ना उनको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है वो तो याद करनी है। राजस्थान में बारा और कोटा में बहती हुई सीधी की सीधी पाली घाट है सवाईमाधोपुर में, वहां पर जाकर ये चंबल से मिल जाएगी। बारा कोटा के अंदर बहेगी और फिर यानी कि ये पाली घाट है, ठीक है,
पालीघाट सवाई माधोपुर में है, ये पालिया गलत लिख रखा है, ये पालीघाट सवाई माधोपुर में, यहां पर जाकर ये चंबल नदी में मिल जाएगी। अगली नदी है कुन्नू नदी। छोटी छोटी नदियां, इनको केवल आपको नाम ध्यान रखना, कहां से उद्गम होता है कहां से नहीं होता। कुन्नू का उद्गम होता है मध्य प्रदेश, 12 में बहती और सीधा के सीधा जाकर चंबल में मिल जाती है। अगली नदी है आलनिया नदी। आलनिया नदी के ऊपर आलनिया बांध भी बना हुआ है। मुकुंदुड़ा की पहाड़ियां कोटा से निकलती है और सीधा कैसे जाकर चंबल में मिल जाती है। छोटी सी नदी है, बस इतना ध्यान रखना कि कोटा में इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ, आलनिया बांध बना हुआ, जिसकी आप फोटो भी देख सकते हो। ये कौन सा बांध है, आलनिया बांध है। हालांकि किताब में मैंने फोटो भी दे रखी इस बांध की। तो ये आलनिया बांध कहां पर है, कोटा के अंदर है। बामणी नदी, वामणी नदी अभी मैंने बताया हरिपुरा की पहाड़ियां, ये देख लो, ये बामणी नदी, फोटो भी मैंने लगा रखी है। इसी को कहते हैं बामणी नदी कह दो, वामणी नदी कह दो। हरिपुरा की पहाड़ियां हैं, बेंगो चित्तौड़गढ़, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। बेसरोडगढ़ में जाकर ये चंबल से मिल जाती है। मतलब बेसरोडगढ़ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, तो यहां पर जाकर ये चंबल में मिल जाती है। बस ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बामणी नदी का उद्गम कहां से होता है, हरिपुरा की पहाड़ियां, बेंगो चित्तौड़गढ़। ठीक है। अगली नदी है कुराल नदी। उपरमाल का पठार भीलवाड़ा के अंदर है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है और भीलवाड़ा बूंदी में बहती हुई सीधी की सीधी चंबल में मिल जाती है। और अंतिम नदी है मेज नदी। मेज नदी देख लो भाई, ये छोटी सी एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेज नदी। ये बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है मांगली नदी। उसके ऊपर एक जल प्रपात बना हुआ जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है भीमलत जल प्रपात। अब तो समझ जाओगे। हाँ सर, ये देखो, मतलब ये एक नदी निकल रही है अपनी, और ये जब पहाड़ों से इस प्रकार से गिरेगी ना, तो ये एक जल प्रपात का निर्माण करेगी। बस यही झरना है भाई, आप दूर से देख सकते हो। इसका नाम है भीमलत जल प्रपात। मेज की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मांगली नदी, और इसी मांगली नदी के ऊपर एक जल प्रपात बना हुआ है जिसका नाम है भीमलत जल प्रपात, जो कहां पर है, बूंदी में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, भीमलत जल प्रपात कहां पर है, बूंदी में है। कौन सी नदी पर है, मांगली नदी में है। ठीक है, मांगली नदी के ऊपर भीमलत जल प्रपात बना हुआ है। तो मेज नदी का उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से। इसकी सहायक नदी मांगली नदी के ऊपर भीमलत जल प्रपात है जो कहां पर है, बूंदी में है। भीलवाड़ा बूंदी में बहती हुई सीधी की सीधी जाकर ये चंबल में मिल जाती है। ये भीलवाड़ा में बहेगी, भीलवाड़ा के बाद में बूंदी में बहेगी, फिर वापस ये सीधी की सीधी चंबल में जाकर मिल जाएगी। ओके, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। और ये मैंने दिखा दिया, भीमलत जलप्रपात कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। भीमलत जलप्रपात कहां पर है, मांगली नदी के ऊपर, बूंदी में है। और ये मांगली किसकी सहायक नदी है, सर ये मांगली मेज की सहायक नदी है। इसके अलावा चंबल की अन्य सहायक नदियां केवल आपको नाम याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना। गुंजाली है, चाकण है, घोड़ा पछाड़ है और बनास नदी है। बनास नदी के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बस एक दो क्लासें और बची हैं, फिर आपका टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था। अब बताओ, यहां से अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ भाई। हाँ बताओ। बताओ भाई। अरे मैं बता दूंगा। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ फटाफट। 1 मिनट बताओ। हाँ भाई यार, तू इतना कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्या करूं, मुझे दिखाना ही पड़ गया है ना। तू क्या कह रहा था कि वो, मतलब मेजर शैतान सिंह के बारे में आपने किताब में नहीं दे रखा, मैंने पूरी किताब देख ली। मैंने ये कहा था कि 55-56 नंबर पेज पे जाना, उसके अंदर इस साइड में नीचे दूसरी तीसरी लाइन लिखी हुई जिसका नाम है मेजर शैतान सिंह। ठीक है, ये आपके सामने किताब है राजस्थान इतिहास की ब्रह्मास्त्र, और ये आपके सामने पेज नंबर है 56। ठीक है, 56 नंबर पेज पे जाओगे तो नीचे से दूसरी या तीसरी लाइन देखोगे ना, इसमें लिख रखा है मेजर शैतान सिंह बाणासुर गांव फलोदी कुमाऊं रेजिमेंट से थे जिनको परमवीर चक्र मिला था। अब तुम क्या कितना कॉपी पेस्ट करते हो, मैंने किसी टाइपिस्ट से किताब नहीं लिखवाई, मैंने कोई कॉपी पेस्ट का काम नहीं किया, इनके ऊपर दिन रात की मेहनत की गई है। तब मैं हर चीज यहां पर देख कर बता देता हूं कि मैंने कौन से पेज पर कौन सी लाइन लिखी थी। अगर राजस्थान में ऐसा कोई भी लेखक बता देना कि मैंने 55 नंबर पेज पर ये लाइन लिखी थी, 60 नंबर पेज पर ये लाइन लिखी थी, तो मुझे आकर बता देना। मुझे हर लाइन का ध्यान है कि मैंने कितने पेज पर कौन सी लाइन लिखी थी। भाई बहुत मेहनत की गई है, तुम इन चीजों को समझते नहीं हो। अगर मैं कहता हूं कोई नहीं बता पाएगा,
जिसकी भी यानी कि किताब के ऊपर फोटो है उसको जाकर पूछना सर आपके 50 नंबर पेज पर बताओ आपने कौन सी लाइन लिखी है, कोई नहीं बता पाएगा। एक एक लाइन मैंने आपके लिए लिखी है, तब मैंने पहले ही बता दिया था, तुम फिर भी सर मैंने देख लिया नहीं मिली नहीं मिली। और मैं कह रहा हूँ कि भाई 55 नंबर पेज पे जाना और वहां पर जाकर देख लेना, ठीक है। मुझे पता है भाई हर चीज मैंने लिखी है, हाथ हाथ से लिखी है, एक एक चीज मैंने खुद, मुझे पता है 55 पे क्या है, 60 पे क्या है, 62 पे क्या है, 10 नंबर पेज पे क्या है। ओके। तुम तो बस कॉपी पेस्ट करते रहते हो पूरी क्लास को। अब मैंने इसलिए देखा क्लास में क्योंकि यार अब क्लास पूरी हो गई, अब 1-2 मिनट तुम टाइम खराब करना चाहो तो कर सकते हो। और मैंने उसी समय कह दिया था भाई ये है क्या, बहुत मेहनत की यार, ऐसी नहीं किताब निकाली, तुम कितने दिन से डिमांड करो, एक एक चीज बता दूंगा, एक एक लाइन खुद लिखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर क्यों सुनाते हैं। अगर तुम इतनी मेहनत अगर पढ़ने में कर लोगे तो तुम्हें क्या लगता है नौकरी नहीं लगोगे यार, हर चीज के लिए मेहनत चाहिए। तुम्हें लगता है बहुत छोटी छोटी किताब है तो इसके लिए मेहनत भी तो कितनी क्यों यार, वो बंदा 2 साल से लगा हुआ है इन किताबों के लिए, तब उसको एक एक चीज ध्यान में है कि कौन से पेज पर कौन सी लाइन है, वो एक एक लाइन बता देगा तुम्हें। तुम्हें तुम्हारे नोट्स के बारे में पता नहीं होगा कि तुमने 10 नंबर पेज पर कौन सी लाइन लिखी, तुम्हारे नोट्स का ध्यान नहीं होगा तुम्हें। मुझे पता है ना, मैंने एक एक चीज ध्यान में है मुझे, इसलिए क्यों सुनाते हैं। 60 पेज में लगता है अरे बहुत मेहनत की गई इन चीजों के पीछे, किताब हाथ में लेते हो तुम समझ जाते हो, टाइपिस्ट कोई इतनी मेहनत नहीं करता, ठीक है। और ऐसे तुम खुद मेहनत करोगे तो मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम हो सब तुम्हारे लिए छोटी पड़ जाएंगी। मैंने तो आगे की तैयारी भी छोड़ दी तुम्हारे लिए कि मैं यार अच्छी किताब निकालते हैं इन सब के लिए। ओके, तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाद में बच्चे देखेंगे बोले यार ये तो सर पता नहीं क्या ही बातें करते रहते हैं क्या। तो ये अपनी चंबल नदी वो कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हमने इसकी थोड़ी सी प्रारंभिक बातें देखी थी, कहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है, कितनी इसकी लंबाई है, फिर उसके बाद में इसकी जो भी छोटी मोटी विशेषता, जैसे घड़ियाल पाया जाता है, इसके ऊपर हैंगिंग ब्रिज बना और नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था। फिर इसकी सारी की सारी सहायक नदियां हैं जो अपने को सीधा सीधा ध्यान रखना पड़ेगा, कहां से इसका उद्गम होता है, कहां पर जाकर मिलते हैं, कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है। बाकी ये चीजें कुछ समझाने वाली नहीं है, ये अपने को सीधा सीधा याद ही करनी पड़ेंगी। बाकी कोई इतनी ज्यादा बड़ी भी नदी थी नहीं थी कि हमने आराम से इसको कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।